आज हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट फाइनेंस की, यानी कि आयात वित्त की। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सपोर्ट फाइनेंस की बात की थी, जिसमें कि निर्यात वित्त, यानी कि निर्यात वित्त का मतलब क्या होता है कि जब एक एक्सपोर्टर को, एक निर्यातकर्ता को जब इंपोर्टर से ऑर्डर मिलता है, उस ऑर्डर से लेकर जब तक उससे इंपोर्टर यानी आयातकर्ता से पेमेंट नहीं मिल जाता, तब तक एक्सपोर्ट फाइनेंस की उसे नीड रहती है एक्सपोर्टर को। तो एक्सपोर्ट फाइनेंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट। प्री शिपमेंट में जब ऑर्डर मिलता है इंपोर्टर से, वहाँ तक लेकर अब शिपमेंट का डेट नहीं आता है, तब तक आप जो फाइनेंस की नीड रहेगी वो आता है प्री शिपमेंट फाइनेंस में। और पोस्ट शिपमेंट का मतलब होता है कि शिपमेंट ऑफ डेट, यानी कि जब आप जहाज़ में माल को लदाते हैं, वहाँ से लेकर जब तक आपको इंपोर्टर से, आयातकर्ता से भुगतान नहीं मिल जाता, वो सारा पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में आएगा। राइट, आज जो हम बात करेंगे इंपोर्ट फाइनेंस। देखिए सर, जो गवर्नमेंट होती है किसी भी देश की, वो एक्सपोर्ट फाइनेंस करने के लिए बहुत सी फैसिलिटी देती है, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे आपको फंड प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि एक्सपोर्ट फाइनेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक्सपोर्ट जब भी हम करेंगे तो इससे हमारे देश में फॉरेन करेंसी का फ्लो हमारे देश में आएगा। लेकिन इंपोर्ट फाइनेंस होता है, उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हमारी फॉरेन करेंसी होती है वो बाहर की तरफ, या कह सकते हैं बाहर हमारे देश से जाने लगती हैं। क्यों जाने लगते हैं? क्योंकि जो इंपोर्ट अगर हम किसी कंट्री से करेंगे तो उस कंट्री को हमें उस देश की जो करेंसी है उसी में ही पेमेंट करना होता है। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा है वो एक्सपोर्ट फाइनेंस के लिए ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, बट इंपोर्ट फाइनेंस के लिए इतना नहीं होता है। लेकिन आप जानते हैं कि इंपोर्ट फाइनेंस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें कैपिटल गुड्स हैं, मशीनरी हैं, ऑयल है, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट आइटम्स को हम इंपोर्ट करते हैं जो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो हम इसलिए मंगवाते हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए या अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हमें उन प्रोडक्ट की या उन गुड्स की नीड होती है। तो इसीलिए इंपोर्ट फाइनेंस इतना इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। द फाइनेंस नीडेड फॉर फाइनेंसिंग एंड फंडिंग द बिजनेस ऑफ इम्पोर्ट इज कॉल्ड इम्पोर्ट फाइनेंस। अगर जब कह सकते हैं जो पैसा है, जो वित्त है, वो आपको आयात के लिए, आयात के व्यवसाय के लिए अगर आपको चाहिए वो पैसा या कोष, उसे क्या कहा जाएगा? आयात वित्त कहा जाएगा। राइट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसे आपको, शर्तें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है आपका डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी प्रलेखीय साख पत्र। हमने ऑलरेडी इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसके बारे में हमने डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट को डिस्कस किया था। प्रलेखीय साख पत्र क्या होता है? देखिए, इसका अगर नॉर्मली बात करें कि डॉक्यूमेंट क्रेडिट क्या होता है, तो आप जानते हैं कि इसमें जो इंपोर्टर होता है, जो आयात करता है, वो अपनी देश की बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करे एक्सपोर्टर के नाम की। तो जो एक्सपोर्टर का नाम जिसमें लिखा होता है उसको वो ये प्रॉमिस करता है कि मैं आपको एक फ्यूचर की डेट पे पेमेंट कर दूंगा। राइट, तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट जब इंपोर्टर अपनी बैंक से कहता है, तो जब बैंक बनाती है, ध्यान रखिएगा, बैंक तभी बनाएगी जब इंपोर्टर की गुडविल अच्छी होगी। अगर गुडविल अच्छी नहीं है तो वो इसको रिस्क नहीं लेना चाहेगी। तो जो यहाँ पे जो इंपोर्टर की जो बैंक होती है वो मोस्टली कॉमर्शियल बैंक होती है, जिनको आरबीआई से परमिशन होती है कि वो ऐसा कार्य कर सकती हैं। फिर आपकी जो इंपोर्टर की बैंक है वो क्या करेगी? एक्सपोर्टर की बैंक जो एस्टेब्लिश है एक्सपोर्टर की कंट्री में, उसको वो लेटर ऑफ क्रेडिट सेंड करती है, और उस लेटर ऑफ क्रेडिट को वो एक्सपोर्टर की बैंक एक्सपोर्टर को देती है, और वो उस पर डॉक्यूमेंट रेडी करता है, और एक्सपोर्टर से वो डॉक्यूमेंट रिसीव करने के बाद एक्सपोर्टर की बैंक उसे पेमेंट कर देती है। राइट, एक्सपोर्टर को। और ये पेमेंट करने के बाद ये जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपनी इंपोर्टर की बैंक को सेंड करती हैं। इंपोर्टर की बैंक अब एक्सपोर्टर की बैंक को पेमेंट करेगी, और जो इंपोर्टर की बैंक है उसको पेमेंट कहाँ से मिलेगा? वो मिलता है उसे इंपोर्टर से। जब इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट देगी इंपोर्टर की बैंक, और उससे क्या ले लेगी? उससे सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट ले लेगा वो इंपोर्टर, और इंपोर्टर लेके वो अपने गुड्स को लेके जा सकता है। राइट, अपनी मतलब शिपमेंट के लिए, या शिप पे जो जहाज़ पे जो माल है उसको छुड़ाने के लिए आप देखते हैं कुछ डॉक्यूमेंट को नीड होता है, तो वो तभी मिलता है जब वो पेमेंट कर देता है अपनी बैंक को। ठीक है, तो ये था लेटर ऑफ क्रेडिट। बात करते हैं बायर क्रेडिट यानी क्रेता साख। देखिए, ये जो बायर क्रेडिट है इसमें क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर की बैंक है वो इंपोर्टर की गुडविल के बेस पे उसे क्या करती है? पेमेंट
देती है या एक तरह से एडवांस लोन देती है इम्पोर्टर को, ताकि वो अपना अरेंजमेंट कर पाए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो एक्सपोर्ट किए जाने वाले जो भी गुड्स हैं उसके बारे में ये इम्पोर्टर ये गारंटी देता है कि मैं टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट में या एक साथ जो भी पेमेंट है वो करूँगा। तभी जो एक्सपोर्टर की बैंक होती है, एक्सपोर्टर की बैंक वो इम्पोर्टर को क्या करती हैं, एक निर्धारित जो भी शर्त होती हैं, जो डिटरमाइंड कंडीशंस होती हैं, उसके बेस पे ये उसको पेमेंट करती है। फिर बाद में ये बैंक जो होती है इस राशि को आप कह सकते हैं आयातकर्ता से पूरा निर्धारित शर्तों के साथ वसूल कर सकती है। तो इसमें जो मीडिएटर होगा वो कौन होती है, बैंक होती है। सप्लायर क्रेडिट यानी आपूर्तिकर्ता साख का मतलब होता है कि जब निर्यातक होता है वो अपने कह सकते हैं इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर को किस्तों में भुगतान करने के लिए एक लंबे समय के लिए क्रेडिट फैसिलिटी देता है, राइट। तो आपूर्तिकर्ता साख कहलाएगा। यानी कि एक एक्सपोर्टर है वो अपने फॉरेन इम्पोर्टर को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए एक लंबे टाइम की एक क्रेडिट फैसिलिटी देता है, राइट। किसमें आएगा ये, सप्लायर ऑफ क्रेडिट में। बात करते हैं फाइनेंस बाय एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक स्पेशल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहलाती है, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये बैंक एस्टेब्लिश की जाती है कंट्री में, ठीक है। तो ये भी क्या करती है, फाइनेंस फैसिलिटी देती है। आयातकर्ता का देश का या निर्यातकर्ता का देश, जो भी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर की कंट्री के जो एग्जिम बैंक होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। अगर आप बहुत कैपिटल गुड्स को मंगवा रहे इंपोर्ट कर रहे हो तो एग्जिम बैंक आपको सपोर्ट करेगी फाइनेंस या कह सकते हैं लोन देने में, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट इंपोर्ट का मतलब होता है विलंबित भुगतान। जब कोई आयात करता है वो विलंबित भुगतान आयात लाइसेंस के अंतर्गत हम कह सकते हैं अधिक मूल्य के बहुत ज़्यादा हायर वैल्यू के कैपिटल गुड्स हैं, मशीनरी हैं, उनको इंपोर्ट करना चाहता है तो आप कह सकते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के बेस पे जो एक्सपोर्टर की देश का बैंक होता है वो किस्तों में भुगतान के आधार पर यानी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए 5 या 7 ईयर्स के लिए क्रेडिट फैसिलिटी देता है। यानी कि आपको जो एक्सपोर्टर की बैंक है वो सपोर्ट करती है। अगर कोई इंपोर्टर है वो बहुत ज़्यादा कैपिटल गुड्स या मशीनरी मंगवाता है तो जो एक्सपोर्टर की बैंक होती है वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए परमिशन देती है कि आप 5-7 ईयर्स तक पेमेंट कर देना, ठीक है। तो ये फैसिलिटी देती है। किस में आएगा ये विलंबित भुगतान। विलंबित भुगतान का मतलब है फ्यूचर की डेट में आप आराम से पेमेंट कर दीजिए। लाइन ऑफ क्रेडिट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। लाइन ऑफ बात करते हैं 6 पॉइंट की, लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि जो एक्सपोर्टर की बैंक होती है वो दूसरी इंपोर्टर की किसी भी बैंक को या उसके इंपोर्टर के देश में जो आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट है उनको ऑथोराइज्ड कर देती है कि आप इंपोर्टर को क्रेडिट फैसिलिटी दे दें। यानी कि वो जो एक्सपोर्टर की बैंक होती है वो क्या करती है कि बहुत ज़्यादा कोई इंपोर्टर्स होते हैं यानी कि अलग अलग जो देश में आप देखते हैं इंपोर्टर होते हैं उनको अलग अलग क्रेडिट फैसिलिटी ना देकर उनको एक साथ ही एक लाइन में ही क्रेडिट फैसिलिटी दे देती है। तो ये कहलाती है एक लाइन क्रेडिट फैसिलिटी, जिसमें एक्सपोर्टर के बैंक है वो सबके नाम की अलग अलग क्रेडिट कह सकते हैं, सबके अलग अलग नाम का क्रेडिट ना देकर वो उन्हीं के इंपोर्टर के देश के किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को या बैंकर को हायर कर सकती है इंपोर्ट क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो एक साथ ही वो क्या करती है अलग बहुत ज़्यादा इंपोर्टर्स को ये इंपोर्ट फाइनेंस फैसिलिटी देती है, इसीलिए इसे लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब एक साथ ही आप फाइनेंस फैसिलिटी दे रहे हो। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इंटरनेशनल लीजिंग का मतलब। देखिए इंटरनेशनल लीजिंग का क्या मतलब होता है कि इंपोर्ट वित्त व्यवस्था के लिए सबसे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रचलित फेमस मेथड है लीजिंग का, जिसमें लीजिंग के जो इंटरनेशनल लीजिंग कंपनी होती है वो अपनी टर्म ऑफ कंडीशंस पे इंपोर्टर को गुड्स है वो प्रोवाइड करती हैं, राइट। तो जो इंटरनेशनल लीजिंग कंपनियां होंगी वो इंपोर्टर को गुड्स प्रोवाइड करती हैं जिसमें कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है उनके बेस पे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इंपोर्ट पैकिंग क्रेडिट। इंपोर्ट पैकिंग क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आयात पैकिंग साख। देखिए इंपोर्ट पैकिंग क्रेडिट में आप देख सकते हैं कि जो इंपोर्टर्स होता है वो अपने देश के किसी भी फॉरेन एक्सचेंज बैंक है
उसके लिए उसके पास में जाकर आप कह सकते हैं एक्सपोर्टर के देश की कॉरस्पॉन्डिंग जो बैंक होती है, एक्सपोर्टर के देश में जो बैंक होगी उसे क्या कहते हैं, अभिकर्ता बैंक के माध्यम से आयात पैकिंग साख की फैसिलिटी ले सकता है। यानी कि किससे लेगा, एक्सपोर्टर जो है उसके देश में जो स्थित बैंक है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग अभिकर्ता बैंक, अभिकर्ता के बैंक के माध्यम से वो कह सकते हैं पैकेजिंग है या पैकिंग साख फैसिलिटी ले सकता है। तो आपने जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेटर ऑफ क्रेडिट के बेस पे ही उसे इंपोर्ट पैकिंग क्रेडिट मिलती है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट यानी डॉक्यूमेंट क्रेडिट के बेस पर, आधार पर कह सकते हैं आयात करता है वो अपने देश के किसी भी बैंक से कांटेक्ट करेगा और अपने देश के बैंक से कांटेक्ट करके वो एक्सपोर्टर की कॉरस्पॉन्डिंग बैंक से कह सकते हैं इंपोर्ट बैंकिंग फैसिलिटी ले सकता है। अब बात करते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड की, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड माना गया है, वो होता है फॉरफिटिंग। ठीक है, फॉरफिटिंग का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए फॉरफिटिंग और फैक्टरिंग में एक जो कह सकते हैं कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि फैक्टरिंग और जो फॉरफिटिंग होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, फैक्टरिंग का मतलब होता है इट्स अ नॉर्मली एक फिनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है फैक्टरिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी कंपनी होती है वो अपने डेटर्स को, जो देनदार होते हैं उसे बेच देती है किसी फैक्टर्स को, यानी कि अनदर पार्टी को। क्लियर है आपको, डेटर्स का मतलब जिससे कंपनी को पैसा लेना है उनको बेच देती है, किसे बेचेगी, फैक्टर को। ये किसकी बात कर रहे हैं, फैक्टरिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो डेटर्स है वो बेच देगी किसी भी फैक्टर्स को, कोई भी फैक्टर मतलब इंडिविजुअल हो सकता है, वो कंपनी के रूप में, संस्था के रूप में, तो उनको बेच देगी। अब डेटर कलेक्शन का जो काम होगा वो कौन करेगा, फैक्टर करेगा, जो यानी कि देनदार से पैसा कौन लेगा, ये फैक्टर्स लेंगे। क्लियर है आपको, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फैक्टरिंग का बहुत इजी है, क्या है, एक फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है। इसमें कंपनी क्या करेगी, अपने डेटर्स को सेल कर देती है फैक्टर को, आपको नॉर्मली याद रखना है। और यहाँ पे अब जो देनदार रहेंगे या डेटर्स रहेंगे उनसे कलेक्शन का काम कौन करेगा, उनसे कलेक्शन का काम करेगी अब वो वो जो फैक्टर होंगे वो कलेक्शन का काम करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें जो कंपनी होगी उनको पेमेंट जो मिलेगा उस कंपनी को, अब फैक्टर का जो भी फैक्टर के पास में राइट्स आ गए, उसके डेटर्स वाले डेटर्स को सेल कर दिया, अब देनदार से पैसा तो फैक्टर लेंगे, लेकिन कंपनी को पैसा कौन देगा, इन देनदार का पैसा है वो कौन देगा, वो फैक्टर देंगे। तो फैक्टर यहाँ पे क्या करेंगे कि किसी भी कंपनी को जब वो जिसके डेटर्स उसने लिए हैं उनको पेमेंट वो कमीशन चार्ज करने के बाद देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बात करते हैं कि एक कंपनी थी, एक्स कंपनी, उसने अपने 1 लाख के डेटर्स को किसी फैक्टर जो थे उनको सेल कर दिया। ठीक है, तो फैक्टर को सेल कर दिया, तो अब वो जो फैक्टर्स होंगे वो उनको 98,000 यानी कि 98,000 का ही पेमेंट करेंगे, किसको, कंपनी को। तो फैक्टर अब पेमेंट कितना कर रहे हैं, 98 का, सेल कंपनी ने कितना किया था, 1 लाख का। अब 2,000 जो इसमें है वो उस फैक्टर का कमीशन होगा, क्योंकि अब वो देनदार से वो वसूल करेंगे, रिकवरी वो करेंगे, तो ये 2,000 अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को पेमेंट करते हैं। राइट, तो याद रखिएगा ये सिर्फ ऑर्डिनरी जो गुड्स होते हैं, साधारण जो माल होते हैं उनके बारे में लिया जाता है, और ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। और इसमें जो कॉस्ट भरनी होती है वो सेलर को भरनी होती है जिसने माल को बेचा है। ठीक है, तो ये तो होता है फैक्टर के बारे में, जिसमें हमेशा कंफ्यूजन आता है कि फैक्टरिंग में और जो फॉरफिटिंग होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो फॉरफिटिंग में और फैक्टरिंग में डिफरेंस होता है। क्लियर है आपको, तो फॉरफिटिंग आपको क्लियर हो गया होगा। फॉरफिटिंग कंसेप्ट को पढ़ते हैं, करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फॉरफिटिंग का मतलब, यानी कि हम कह सकते हैं फॉरफिटिंग का मतलब क्या होता है। तो मोस्टली द फॉरफिटिंग इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेशन, ये आयात निर्यात से संबंधित होती हैं, या हम कह सकते हैं कि फॉरफिटिंग इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित होता है। इसमें आप जानते हैं जो एक्सपोर्टर होता है, जो निर्यात करता है, वो अपने अधिकार को बेचता है, राइट्स को सेल करता है। राइट, ठीक है, राइट्स का मतलब क्या होता है कि उसको कुछ अधिकार मिला है। यहाँ पे एक्सपोर्टर का क्या राइट है, पेमेंट लेने का, क्योंकि एक्सपोर्टर ने क्या किया, अपना कुछ गुड्स हैं वो किसे भेज दिया, इंपोर्टर को। अब अधिकार क्या था कि इंपोर्टर से एक्सपोर्टर के पास आने वाला था पेमेंट,
लेकिन एक्सपोर्टर क्या करता है, इस पेमेंट को वो टाइम लगेगा, पेमेंट आएगा, इसलिए वो एक्सपोर्टर क्या करता है, अपने इस अधिकार को, जो पेमेंट लेने का अधिकार था इम्पोर्टर से, उसको बेच देता है किसे, फॉरफिटर को। ठीक है, फॉरफिटर को ये सेल कर देगा। सेल इसलिए करता है क्योंकि एक्सपोर्टर को इंस्टेंट कैश पेमेंट मिल जाता है फॉरफिटर से, यानी तुरंत भुगतान मिल जाता है। इसीलिए एक्सपोर्टर अपने राइट्स को सेल करता है। ध्यान रखिएगा, राइट अधिकार कौन सा है, भुगतान प्राप्त करने का, आयातकर्ता से भुगतान प्राप्त करने का, यानी कि अमाउंट रिसीव्ड किससे हो रहा है, इम्पोर्टर से। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे ये ऐसा कार्यक्रम किया जाएगा। ये मोस्टली जो होते हैं वो कैपिटल गुड्स के लिए किए जाते हैं। किसके लिए किया जाता है, पूंजीगत सामान जो होते हैं उनके लिए किए जाते हैं, साथ ही ये लंबी अवधि के लिए होते हैं। जबकि हमने जो फैक्टरिंग होगी उसकी बात की थी वो शॉर्ट टाइम पीरियड के थे, और ये जो होगा आपका फॉरफिटिंग, ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड होता है। मोस्टली ये जो ट्रांजेक्शन्स किया जाता है, जो अधिकार बेच दिया जाता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि विदेशी विनिमय बिल पत्र और आपके प्रॉमिसरी नोट के रूप में हो सकता है। आप जानते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, कि सेलर है वो लिखता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, और जो परचेजर है वो एक्सेप्ट करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को यहाँ पे कितनी बार भी हम कह सकते हैं सेल कर सकते हैं, यानी कि हम इसका अधिकार है वो कितनी बार भी बेच सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्टर ने पहला अधिकार बेचा, किसे बेचा, फॉरफिटर को। अब फॉरफिटर को भी सडनली पैसों की नीड है, तो वो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी तीसरी पार्टी को, थर्ड पार्टी को क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा। तो अब थर्ड पार्टी के पास वो बिल चला गया है, तो अब पेमेंट रिसीव करने का जो पावर है या जो राइट्स है इम्पोर्टर से, वो किसके पास चला गया, थर्ड पार्टी के पास। तो मोस्टली आपको ध्यान रखना है इस कंसेप्ट को कि फॉरफिटिंग क्या होती है। राइट, आई थिंक आपके क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, इम्पोर्ट ट्रस्ट रिसीप्ट यानी आयात ट्रस्ट रसीद। देखिए, आयात ट्रस्ट रसीद का मतलब क्या होता है, ये हमारा अब 10 नंबर पॉइंट आ गया है, आयात ट्रस्ट रसीद यानी इम्पोर्ट ट्रस्ट रिसिप्ट। देखिए, इसमें क्या होता है कि आयात वित्त की ये जो व्यवस्था है वो इम्पोर्टर इम्पोर्ट ट्रस्ट रिसिप्ट के बेस पे करता है, जिसमें जो गुड्स होता है उसकी आप कह सकते हैं उसका जो अधिकार है, ठीक है, या माल की सुपुर्दगी से लेकर बैंक के पास में प्लेस यानी गिरवी रख देता है और बैंक से उधार सुविधा ले लेता है, ताकि जो फॉरेन जो ट्रांजेक्शन थे, जो पेमेंट थे वो आराम से कर पाए। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्ट ट्रस्ट रिसिप्ट ये भी बहुत यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में। इसमें क्या, जो इम्पोर्टर होगा वो अपने गुड्स की, माल की जो सुपुर्दगी है वो किसे दे देता है, वो बैंक के पास में मॉर्गेज या प्लेस के रूप में रख देता है, और बैंक से क्रेडिट फैसिलिटी लेकर वो अपने जितने भी फॉरेन पेमेंट्स हैं उनको सेटलमेंट है उनका कर देता है। बात करते हैं 11 पॉइंट की, बैंक गारंटी की। बैंक गारंटी में आप देखते हैं कभी कभी कोई भी एक्सपोर्टर होता है वो इम्पोर्टर से ये डिमांड करता है, जो एक्सपोर्टर होगा वो डिमांड करेगा अपने उस इम्पोर्टर से कि आप जो ये विलंबित भुगतान है या डिफर्ड पेमेंट है उसकी भुगतान की तिथि पर भुगतान की गारंटी किसी बैंक से दिलवाएं। यानी एक्सपोर्टर क्या कहता है कि मुझे गारंटी चाहिए, किससे, बैंक से। ये एक्सपोर्टर जो है वो क्या करता है, अपने इम्पोर्टर से आप कह सकते हैं ये डिमांड करता है कि मुझे जो गारंटी चाहिए वो आपकी नहीं, मुझे किसी बैंक की गारंटी चाहिए। तो इसमें जो ऐसी सिचुएशन में जो किसी जो इम्पोर्टर की कंट्री होती है उसकी जो सेंट्रल बैंक होती है उसकी भी डिमांड कर सकता है कि मुझे आपके जो देश की जो केंद्रीय बैंक है उससे गारंटी की डिमांड मुझे चाहिए, गारंटी चाहिए, जिससे कि मुझे लगे कि आप मुझे टाइम पे पेमेंट कर दोगे। तो एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, इसमें बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्टर है वो डिमांड कर रहा है इम्पोर्टर से कि मुझे बैंक की गारंटी चाहिए, और बैंक की गारंटी में यहाँ पे सेंट्रल बैंक भी हो सकता है इम्पोर्टर के कंट्री का, तो उसकी गारंटी एक्सपोर्टर को चाहिए, तो ये बैंक गारंटी होगा। काउंटर ट्रेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। काउंटर ट्रेड को हम बार्टर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, यानी वस्तु विनिमय। ये काउंटर ट्रेड का नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस पे सिस्टम डिपेंड करेगा, बार्टर सिस्टम, जो कि आप जानते हैं क्या होता है, वस्तु विनिमय। इसमें क्या होता है कि जो कंट्री होते हैं जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेस पे क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन करते हैं। यानी कि आपने मुझे 100 रुपीज़ का माल है एक्सपोर्ट किया है, तो मैं आपको 100 का क्या करूँगा, इंपोर्ट कर दूँगा। सॉरी, आप मुझे एक्सपोर्ट करोगे
100 का, तो मैं भी आपके देश में 100 का माल क्या कर दूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो ये होता है काउंटर ट्रेड, यानी माल के बदले में माल दे देना, जितनी राशि का आपने मुझे सेंड किया है उतनी राशि का मैं आपको भेज दूंगा। तो ये मोस्टली होता है जिसमें किसी बैंक की या कोई भी ट्रांजेक्शन की, मनी ट्रांजेक्शन की आवश्यकता नहीं रहती है, रुपए की आवश्यकता नहीं रहेगी, यानी कि ऐसा सकते हैं फॉरेन करेंसी का नीड नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो ट्रांजेक्शन होता है वो आप कमोडिटीज बेस पे ही सेटलमेंट कर रहे हो। तो भारत और अगर हम बात करें रूस की, तो वहाँ पे बहुत से काउंटर ट्रेड हुए हैं, जिससे कि हम जानते हैं कि जिसमें मनी का ट्रांजेक्शन की नीड नहीं रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कुछ इम्पोर्ट फाइनेंस में, 12 पॉइंट थे इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं इम्पोर्ट फाइनेंस से। ओके, थैंक यू।